हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आज हम पटवारी एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा होती है उसे कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे हम बात करें का वर्ग की, तो का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, घा, इंगा। तो इसमें पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण कहलाते हैं। उसी तरह आगे भी हम देखें यदि कि चा वर्ग में, तो चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया। इसमें भी पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। जब हम इनको बोलते हैं, जैसे हमने बोला का, गा, इंगा, इसमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम खा बोलते हैं, खा, घा, तो इनमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए का, गा, इंगा, चा, जा, इया ये सभी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। वैसे ही ता वर्ग में, पा वर्ग में, टा वर्ग में, इन सभी में पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि अंतःस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। या, रा, ला, वा ये भी अल्प प्राण कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिंदी की मानक भाषा क्या है? मानक भाषा क्या होती है? मानक भाषा ऐसी भाषा कहलाती है जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। यदि हम पैमाने की बात करें तो पैमाना, किसी भी भाषा का पैमाना क्या होना चाहिए? व्याकरण। तो मानक भाषा वही होती है जो जैसे समाचार पत्रों में जो उपयोग की जाती है, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन के समाचार पत्र, ये सभी के सभी क्या होते हैं? मानक भाषा में होते हैं। और प्रशासन के सारे कामकाज भी किस में होते हैं? मानक भाषा में ही होते हैं। मानक भाषा को परिनिष्ठित भाषा, साधु भाषा, नागर भाषा और यदि अंग्रेजी में बात करें तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यहाँ हिंदी की मानक भाषा क्या है? खड़ी बोली मानक हिंदी का मूल आधार है। यहीं से मानक भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी की मानक भाषा क्या होगी? खड़ी बोली। सो इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, ऊ, ए,
ओ, औ, ये सभी क्या हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं है। पंचमाक्षर क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। 5वें वर्ण में अभी हमने देखा था, जब हमने का वर्ग पढ़ा था, तो का, खा, गा, घा, इंगा। तो यही 5वां वर्ण जो है इंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये सभी क्या है, पंचमाक्षर कहलाते हैं। आज आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षर का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है। इसकी जगह पर बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसकी जगह पर बिंदी का प्रयोग होने लगा है। जैसे झंडा को हम कैसे लिखते हैं, झंडा, इसकी जगह पर हमने क्या किया है, बिंदु का प्रयोग किया है। मंद, इसको भी मंद। घंटी, इसको कैसे लिख देते हैं, घंटी। दंत, दंत को बिंदी लगा करके इस तरीके से। हिंदी, हिंदी। तो यहाँ हमने देखा कि पंचमाक्षर का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है और यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। सो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विसर्ग वाला शब्द है। ये विसर्ग है, तो यहाँ पे विसर्ग वाला शब्द क्या है, प्रायः। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। महादेव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, त्रिलोचन, ये सभी महादेव की पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से शिव जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट, जो भू को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, भूधर, अत्युत्तम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। तो यहाँ क्या है, ई और उ, इन दोनों का मेल हुआ है और क्या बना है, यू। तो क्या होता है, यहाँ क्या है, यण संधि है। यण संधि की पहचान यही होती है कि यदि ई या ई, छोटा ई या बड़ा ई, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री, इनके बाद
कोई दूसरा स्वर आ जाए। इनके बाद कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो क्या होता है, ई का या बन जाता है, ऊ का वा बन जाता है और री का रा बन जाता है। जैसे हम देखें, अति धन अधिक, अति धन अधिक क्या बन गया, अत्यधिक। ई मिला है यहाँ पर और क्या मिला है, आ, और बना क्या है, या। मतलब ई के बाद ऊ आ गया, आ गया, या कुछ भी आ जाए, या आ जाए ई के बाद आ जाए, ये आ जाए तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। जैसे इति धन आदि इत्यादि, प्रति धन एक, प्रत्येक, तो वहाँ क्या होता है, यण संधि होती है। तो यहाँ पर क्या है, यण संधि है और इसका सही आंसर क्या है, अति धन उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रत्यय इसका विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, अधिकार। चौराहा शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, चौराहा। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, चार राहों का समूह। तो यहाँ ये क्या है, जिसका पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाचक हो, वहाँ क्या होता, द्विगु समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। कलेजे पर सांप लौटना मतलब होता है अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना, मतलब कुड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनगढ़ंत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। मनगढ़ंत का शुद्ध रूप रहेगा सो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। इनमें से कौन सा रस का अवयव नहीं है। सो किसी भी रस में कितने अवयव होते हैं, चार अवयव होते हैं। पहला है स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, ये भी होता है, और एक होता है अनुभाव। तो यहाँ वीर रस जो है ये गलत है, ये इसका अवयव नहीं है। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वीर रस। नेक्स्ट, बगरे बीथिन में भ्रमर भरे अजब अनुराग में कौन सा अलंकार है, सही विकल्प चुनिए। बगरे बीथिन, जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। और छेकानुप्रास अलंकार जो है ये अनुप्रास अलंकार के प्रकारों में से एक प्रकार होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, सापेक्ष।
सापेक्ष जो दूसरों पर आश्रित हो। तो जो दूसरे पर किसी पर आश्रित ना हो उसे क्या बोलेंगे? निरपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम रहेगा निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त सामासिक शब्द का निर्धारण करके बताइए कि उसमें कौन सा समास है। दिनों दिन वह उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता गया। दिनों दिन ये सामासिक शब्द है और इसमें कौन सा समास है? तो अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययीभाव समास होगा। अगर किसी शब्द की क्या हो? पुनरावृत्ति हो, तो वहाँ क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जैसे घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, ये सभी अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है उल्लिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। जब भगवान कृष्ण को मिट्टी खाते हुए माँ यशोदा देख लेती हैं तो वह भगवान कृष्ण से अपना मुख खोलने के लिए दबाव डालती हैं। तो जब भगवान कृष्ण मुख खोलते हैं तो क्या होता है कि अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु। अखिल का मतलब होता है समस्त, पूरा का पूरा। भुवन मतलब होता है संसार, जगत। चर अचर का मतलब होता है सृष्टि का कोई जड़ या चेतन वस्तु। तो क्या होता है कि जैसे ही भगवान कृष्ण मुख अपना खोल लेते हैं तो यशोदा, माँ यशोदा कृष्ण के मुख में समस्त संसार की जड़ या चेतन सभी वस्तुओं को देख करके चकित हो जाती हैं। आश्चर्यचकित होने के कारण उनकी आंखें विकसित पुलकातु, मतलब उनकी आंखें फैल जाती हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु का वर्णन, हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है तब वहाँ क्या होता है? अद्भुत रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्या है? इन पंक्तियों में क्या है? अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। और विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, जिसका मतलब होता है प्रेम। नरेश्वर्य में निम्न में से कौन सी संधि है? नर, धन, ऐश्वर्य। आ मिला है और क्या मिला है? ए मिल गया और बन क्या गया? ए बन गया। तो क्या हो गया? नरेश्वर्य। तो यहाँ क्या हो रहा है? वृद्धि। जब आ में ए मिला तो क्या बन गया? बड़ा ए। मतलब क्यों है कि आ और आ, इनमें से किसी के भी बाद ए या हम कह सकते हैं कि ओ या औ,
इनमें से कुछ भी आए तो जो ये है ये क्या बन जाता है, बड़ा ए, यह ये आता है। और यदि इसका मेल इसके साथ हो तो क्या आ जाता है, औ आ जाता है। बस ये होता है। और जब ये होता है यहाँ क्या होता है, वृद्धि संधि। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें कि सदा, धन, एब, यहाँ पे क्या हुआ है, आ आया है और यहाँ पर क्या हुआ है, उसका मेल ए से हुआ है और बन क्या गया है, ए बन गया है। क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, सदैव। यहाँ देखा दो मात्राएं आ चुकी हैं। एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस शब्द में दो मात्राएं हों वहाँ वृद्धि स्वर संधि ही होगी। जैसे यहाँ पे है नरेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।